नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं झांसी के जाने माने लेखक, वरिष्ठ साहित्यकार निहाल चंद शिवहरे जी से। नमस्कार शिवहरे जी। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू। बंजारा बीट्स का भी मेरी ओर से धन्यवाद और आपके जो सहयोगी साथ आए उनका भी। शिवहरे जी, आपकी इस लेखकीय यात्रा की शुरुआत कब से हुई और कैसे हुई? लेखकीय यात्रा के लिए जब मैं स्टूडेंट था, इंटरमीडिएट क्लास में था, तो मेरे हिंदी के जो टीचर थे ब्रज बिहारी श्रीवास्तव जी, वो आज दुनिया में नहीं है, तो छात्र संपादक उस समय हुआ करते थे। स्कूल के मैगजीन स्मारिका निकलती थी, तो उन्होंने मुझे छात्र संपादक बनाया और मुझे उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद जो प्रार्थना होती थी स्कूल में, उस समय भी मेरे जो टीचर थे प्रार्थना भी मुझे बुला लेते थे। और जहाँ कहीं कोई कंपटीशन हिंदी का होता था, वाद विवाद प्रतियोगिता है, निबंध प्रतियोगिता है, तो वो मुझे प्रोत्साहित करते रहते थे। तो वहां से मेरी शुरुआत। फिर आगे आगे ये कैसे चला सिलसिला? फिर ये क्या हुआ कि उस समय जिज्ञासा संस्था थी, आपने नाम सुना हो, 79 में, और स्वर्गीय सरदेसाई जी ने उसकी स्थापना की थी। तो उसकी महीने में एक मीटिंग होती थी और उस मीटिंग में जब उस समय ना तो टीवी था ना ऐसे साधन थे जो आज के, तो लोग आते थे महीने में एक बार इकट्ठे होते थे और सबको उसकी जिज्ञासा रहती थी कि अब क्या होने वाला है, कुछ नया हो रहा है। नया। तो उसमें कवि भी आते थे, साहित्यकार भी आते थे और वैज्ञानिक, मतलब मैं समझता हूँ झांसी के जो जिनका विशेष व्यक्तित्व होता है, ये भी सेना से भी लोग आते थे, वो वार्ताएं होती। तो धीरे धीरे पढ़ने पढ़ाने की रुचि वहां से बढ़ती गई। और फिर मैंने क्या है कि मोहन दादा का एक बाल मंडल चलता था दैनिक जागरण में, मैंने भी वैसे लिखना शुरू किया। वहां मैंने क्या किया कि एक बार कोई रचना मांगी गई कुछ फोटो, तो मैं 9th या 10th में था, तो मैंने उसको छोटी सी रचना लिखी, शायद बादलों के ऊपर थी कि बादलों के कितने प्रकार होते हैं। तो वो मतलब कई जगह से संग्रह करके मॉनिटर नहीं कह सकते, बच्चा संकलन था कि बादलों के प्रकार क्या होते हैं, वो और हमने अपनी फोटो पे पता लगा कि अचानक ही मैं एक दिन अखबार देख रहा था, तो अखबार उसमें घर में भी नहीं आता था। मेरे मित्र के यहाँ था, उनके पिताजी ने देखा, बुलाया, कहते बहुत शरारतें करने लगे। मैंने क्या हुआ, देखो, बड़े प्रसन्न थे, मतलब एक तरह उनका एक प्रोत्साहन रहा, मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद फिर शुरुआत, मतलब उधर से आपको ऊर्जा मिली। शिवहरे जी, फिर आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ और कहाँ तक की? पहले तो यहाँ मेरे घर के बगल में ही सरस्वती इंटर कॉलेज में प्राइमरी सेक्शन हुआ करता था, 1 से लेकर 6 तक। पहले तो मैं पहाड़ी स्कूल जो कहलाते थे पुराने, जो स्कूल जो आज के सरकारी स्कूल हो गए, 5 तक तो मैंने वहां पढ़ा। 6th क्लास से यहाँ 6 से ले यहाँ होता था जूनियर सेक्शन बगल में चौराहे पर। और बाद में फिर जो पहाड़ के पास लहकी देवी रोड पर सरस्वती इंटर कॉलेज, वहां मेरी इंटरमीडिएट तक शिक्षा। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने ब्रज बिहारी इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज में BSc किया। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था, फिजिक्स केमिस्ट्री में, और वहां से पूरा करने के बाद गणित में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में जो BSc करके आते थे उनको केमिस्ट्री की डिग्री मिलती थी, और जो BA करके आते थे तो वहां पर मैंने वहां से पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। उसके बाद फिर आपकी यात्रा क्या रही? हुआ क्या कि मैंने 77 में MSc मेरा पूरा नहीं हो पाया था, और उस समय सुखस्वरूप भी हेड डिपार्टमेंट थे, वो रिटायर होने वाले थे। तो मिस्टर समय राधा मोहन जी थे, तो उन्होंने मुझसे ये कहा, मेरे शिक्षक थे राजेंद्र मोहन जी, कि भाई आप ऐसा करें कि ज्वाइन कर लें हेड ऑफ अपॉइंटमेंट के लिए। तो उन्होंने मेरा वहाँ पर हेड ऑफ अपॉइंटमेंट करा लिया, तो मैंने वहाँ पढ़ाना शुरू किया और 77 तक मैंने वहाँ पढ़ाया। अच्छा, जहाँ 77 से 83 तक मैंने वहाँ पढ़ाया। तो निरंतर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस को पढ़ाया, मतलब BA में मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाया, बहुत अच्छा चलता था। वहाँ जितने सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, सामाजिक कार्यक्रम होते थे, संचालन होता था, मतलब इस दौरान जो भी साहित्यिक गतिविधियां थी वो भी वहाँ भी चलती थी। मैंने मतलब ये पहली बार गणित विभाग में सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए, लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि गणित जैसे निरस्त कैसे हो सकता है। और मैं आपको बताऊं, उसमें चंद्रपाल जो इस समय अपने सांसद भी रहे हैं और फिर आपके यहाँ से विधानसभा में भी रहे हैं, वो समय स्टूडेंट थे वहां पर। आपके स्टूडेंट थे? हाँ, तो पहली बार वहां पर जो है कार्यक्रम हुआ, और उसमें तो वो कार्यक्रम सफल रहा। तो धीरे धीरे इस तरह से कार्यक्रम होते गए, और 26 जनवरी के संदेश जब आते थे तो उसमें शुक्ला जी वही से आ गए थे यहाँ पर बन करके। रमेश शुक्ला जी? हाँ, नहीं, रमेश शुक्ला जी नहीं, प्राचार्य थे शुक्ला जी। अच्छा, वो यहाँ पर आए थे, तो वो फिर हमको जो है 26 जनवरी 15 अगस्त को जो गवर्नर के संदेश, प्रधानमंत्री के संदेश, वो मुझको पढ़ने को वहाँ देते थे। कुछ लोगों को आपत्ति होती थी, लेकिन उनका कहना ये था कि मेरा अधिकार क्षेत्र में जिसको दो, तो वहां से फिर हमको मौका मिल जाए। उसके बाद फिर रोजगार परक होने के लिए फिर आगे आपने क्या किया? हाँ, जब मैंने MSc कर लिया, जब ये वहाँ 6 साल पढ़ा लिया, तो बीच में परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि उस समय हेड ऑफ अपॉइंटमेंट हुआ करते थे लोग, 3 साल की PhD करने जाते थे। पिताजी का रिटायरमेंट होने वाला था, तो उस समय ग्रामीण बैंक लेक्चर क्षेत्र ग्रामीण की जगह निकली, उसमें PO में अप्लाई कर दिया, और मेरा PO में वहाँ पर चयन हो गया।
और मैं फिर प्रबंधक के रूप में रानीक्षेत्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में गया। बाद में उसका नाम बदल के सर्वोपरि ग्रामीण बैंक हुआ और फिर आज की डेट में वो प्रथमा यूपी ग्रामीण के नाम से जाना जाता है। तो बैंकिंग सेक्टर में आपने कितने बरस सेवाएं दी? मैं 32 साल मैंने सेवाएं दी और बैंक का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जिसमें मैंने सेवाएं ना दी। मैं HRD में भी रहा, ऋण विभाग में भी रहा, निरीक्षण में भी रहा और उसके बाद जितने और भी हिंदी विभाग वहां भी संकल्प पत्रिका निकाली, उसका राजभाषा उसका संपादन ही मैंने किया, राज्यसभा की रिपोर्ट जाती थी वही मैंने किया। इस तरह के मैंने कहा जो भी जिम्मेवारी दी गई उसको बड़े मतलब ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ मैंने, और आज परिणाम देखिए कि वो हमारा बैंक जो है कहां से कहां पहुंचा है। तो जो पुराने हमारे जितने साथी सभी की मेहनत का है। आपको ध्यान हो तो 83 में बैंक खोले गए गाँव में तो केवल एक टेबल रख दी जाती थी। आज आप जा करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो पौधा उस समय लगाया गया वो आज वट वृक्ष शिवानंद जी, इसके बाद हम वापस आपकी साहित्यिक यात्रा पे आते हैं। आपने कहाँ कहाँ मुख्यतः लिखा और कहाँ कहाँ आप मंच को आपने शेयर किया? देखिए, पहले शुरुआत झांसी से यदि हम करें तो झांसी में मृगपाल पत्रिका निकालते थे मुन्ना जी, आज वो हमारे बीच नहीं है और उनके छोटे भाई किशोर भी दिल्ली में काफी सक्रिय हैं। तो मृगपाल पत्रिका में सलाहकार मंडल में था, उसमें हम लोगों ने छोटे छोटे गणित के मनोरंजक तत्व या कई ऐसी रचनाएं निकलती रहती थी। उसके बाद फिर जब बाहर निकल रिटायर होने के बाद फिर जब तक बैंक के बारे में इतना समय नहीं मिला, बैंक से रिटायर होने के बाद मैं जलगांव मुंबई गया, बसई मुंबई गया, इसके बाद आपका सीहोर MP, दिल्ली में विज्ञान रचना पाठ संदर्भ। हाँ, दिल्ली में मेरा 3 बार सप्ताह चड्डा हमारा 30वीं बार फिर होने जा रहा है 12 दिसंबर को। वो अपनी बेटी के नाम से हर बार सम्मान देती है, अलग अलग विषय पर देती है। वहां मुझे जाने का मौका मिला तो दिल्ली में गया, वहां पर भी गया। मुंबई में अग्निशिखा मंच थे, वहां पर भी मैंने कार्यक्रम किया। और यहाँ झांसी में 4-5 हमारी संस्थाएं हैं। और फिर अभी बीच में जैसे कि आपको जुड़े थे, आप बीच में जुड़े रहे हैं कि कमिश्नर महोदय जब आए थे तो उन्होंने बुंदेलखंड में साहित्य निर्णय समिति बनाई, उसमें उन्होंने मुझे वरिष्ठ पद दिया, जिसमें कि बिसारिया जी अध्यक्ष थे, मैं वरिष्ठ पद था। तो वहां भी 40 किताबें जो पुस्तक पब्लिश हुई हैं वो कार्यक्रम दिया, तो उसमें मेरे थोड़ा मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को पुस्तक दिखाएं जो कमिश्नर साहब के द्वारा उस कमेटी को बनाया गया था और आप उसमें कौन कौन सी पुस्तक आपकी प्रकाशित? मेरी 51 लघु कथाएं, ये पुस्तक जो है यस पब्लिकेशन दिल्ली से प्रकाशित हुई है। और ये पहली पुस्तक है जो प्रकाशित नहीं, उससे पहले मेरी भावों के पंख, अच्छा, भावों के पंख दिखाइए। मेरी पुस्तक पहले भावों के पंख प्रकाशित हुई थी और ये जो है हमारी लखनऊ से प्रकाशित हुई है और उसमें शारदीय प्रकाशन और उसका विमोचन वहां पर जो कैफी आजी भवन है लखनऊ में, वो शारदीय प्रकाशन के ही तत्वाधान में हुआ था। अच्छा, लेखन की यात्रा का ट्रैक रिकॉर्ड आपका बहुत बड़ा है, मुझे मालूम है। मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अपने सम्मानों के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दें। कहाँ कहाँ आपको इस तरह से नवाजा गया सम्मानों से? और देखिए, वैसे तो जनरली लोगों को ये मालूम है कि मैं केवल साहित्य, आज के वर्तमान समय जो नए लोग जुड़े हैं वो केवल मुझे साहित्यकार के रूप में जानते हैं, लेकिन मैं इसके पहले बैंकर भी रहा हूँ। मुझे बैंकिंग क्षेत्र में भी काम करने का मौका मिला और ये मेरी खुशनसीबी रही कि रिटायर होने के बाद भी हमारे तत्कालीन अध्यक्ष उन्होंने मुझे यहाँ जो वित्तीय साक्षरता केंद्र हमारा बना हुआ है झांसी का, जो नाबार्ड और बैंक के सहयोग से करता है, उसमें यहाँ का मैं प्रभारी बनाया और निदेशक के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ एडोक। तो एक सम्मान तो मुझे अभी लेटेस्ट लखनऊ में ही मिला हुआ है जो आपका फिल सम्मान से कहलाता है, एवॉक इंडिया ने दिया, फाइनेंशियल इंक्लूजन लिटरेसी लीडरशिप अवार्ड, ये मुझको अभी मिला है। और वहां पर हमारे मुख्यमंत्री भी आए थे ब्रजेश पाठक जी, और मैं सोचता हूँ आर्थिक क्षेत्र के जितने भी टॉप मैनेजमेंट के लोग, क्योंकि आप मैथमेटिक्स से जुड़े गए तो इसलिए आपको इस मुद्दों का सपोर्ट ज्यादा मिला। हाँ, नहीं, कैसा क्या है कि वित्तीय साक्षरता का जो वित्तीय साक्षरता केंद्र जब था, जब हमारे वर्तमान जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन का शुरू किया, मैं उस समय बैंक में था, वो डिपार्टमेंट विभाग मुझे ही मिला था। अच्छा। वित्तीय समावेशन विभाग, तो 2 साल मैंने वित्तीय समावेशन विभाग में जो भी अटल पेंशन, जीवन ज्योति योजनाएं चली उनको प्रारंभ किया, उसका अंदर रिटायर हो गया। तो रिटायर होने के बाद फिर नाबार्ड की योजना आई कि उन्होंने जो वाहन दिया हुआ है जिसमें कि ATM को लगा हुआ है आपका वित्तीय साक्षरता के लिए LED लगा हुआ है, अंदर कुर्सियां लगी हुई हैं, मतलब कैसे तो चलता फिरता ऑफिस है। तो उसके माध्यम से मुझे फिर कार्यक्रम अपने वित्तीय साक्षरता के करने का मौका मिला। उन वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम में 2 काम कर रहा हूँ, तो वित्तीय साक्षरता का करता हूँ, वहाँ स्थानीय स्तर के जो बुंदेली कवि जानकार होते जैसे कि अपने यहाँ पर उनको भी साथ उनको बाल कवि जी को ले आता। बाल कवि क्या है कि जो अभी उन्होंने मैं कार्यक्रम करता हूँ तो वो कवि ऐसे कि हाल के हाल
उस वृत्ति साक्षरता पर ही बुंदेली भाषा में कविता, उसका प्रभाव ज्यादा पड़ा, तो वो भी मेरा काम चल रहा है। शिवानंद जी, ऐसी वो रचना आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए जिससे आपकी लोकप्रियता में इजाफा हो। तो पहले तो मैं किसी भी संस्था में जाता हूँ तो अपनी 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं बैंक में रहा हूँ। बैंक में 2 पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, उसी पर ये लिखी हुई है। फिर मेरी कल्पना, जैसे मैं खुद और मेरा सामने वाला, मेरी कल्पना तेरी आशा, मेरी कल्पना तेरी आशा, मिलकर बने नई परिभाषा, मिलकर बने नई परिभाषा, स्वाति की बूंद की चाहत, स्वाति की बूंद की चाह में जातक रहे अब क्यों प्यासा, जातक रहे अब क्यों प्यासा, अमृत कलश की चाह में पूर्ण हो सिंधु मंथन अभिलाषा, पूर्ण हो सिंधु मंथन अभिलाषा। मेरा ये मानना है कि जैसे हम लोग सिंपल फॉर्मूला पढ़ते हैं, a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, और a - b स्क्वायर होल स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। यहाँ पर a और b अपनी जगह है, बीच में प्लस है तो रिजल्ट +2ab एक्स्ट्रा आ रहा है, और माइनस है तो रिजल्ट -2ab कम आ रहा है। तो इसी तरह इस संस्था में बॉस है, उनके अधीनस्थ है, कवि में वरिष्ठ कवि है, उनके अधीनस्थ कवि है, परिवार में पत्नी है, पति है, माता पिता। जहाँ प्लस है तो वहां परिवार खुशहाल रहेगा, +2 भी आएगा, माइनस होगा तो -2 भी जाएगा। तो वो मैथमेटिक्स को भी मैंने जीवन मतलब गणित के मनोरंजन तथ्य, इस पर भी मैंने कई बार व्याख्यान दिया। इसमें गणित आपने अपनी रचनाओं में गणित को छोड़ा नहीं, गणित का मैंने गणित और साहित्य पर एक कविता लिखी है, आप कहें तो कुछ पंक्तियां जरूर 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 जरूर। गणित बनाम साहित्य, ये इसका शीर्षक है। गणित और साहित्य 2 विपरीत ध्रुव जानकार मानते हैं, गणित और साहित्य 2 विपरीत ध्रुव जानकार मानते हैं, संवेदना ही साहित्य है, गणित संवेदना विहीन जानते हैं। जब संवेदना और गणित मिलकर एक साथ आ जाते हैं, तभी कबीर ढाई अक्षर प्रेम का पंडित को सुनाते हैं, तभी कबीर ढाई अक्षर प्रेम का पंडित को सुनाते हैं। लास्ट भी कुछ है एक कविता, उसी में चंदर वरदाई 4-20-24 गज अंगुल प्रदान, कहे सुल्तान का बच्चों हाथ से कराकर अमर हो जाते हैं। युग सहस्त्र योजन पर भानु हनुमान चालीसा गाकर हम धरा से सूर की बुद्धि बताने में नासा से पूर्ण सक्षम पाते हैं। ये कुछ ऐसे दृष्टांत है जो गणित की महिमा बताते हैं, जो गणित की महिमा बताते हैं। कविता तो बहुत लंबी है, लेकिन मैंने कुछ खास अंश उसके सुनाए हैं आपको। शिवानंद जी, आप मंचों पे जाते हैं, पूरे देश में जाते हैं, तो सबसे ज्यादा आपको कहाँ सराहा गया? मैं जब जलगांव में गया, और जलगांव में पहली बार मैं मंच पर गया, जो बहुत बड़ा मंच था, वहां बहुत लोग आए थे, बम्बई नजदीक है तो वहां पर मैंने जब ये कविता पढ़ी गणित और साहित्य, गणित और साहित्य, तो लोग ये कहते थे गणित नीरस विषय है, तो गणित के लोग साहित्य में कैसे आ सकते हैं, 2 और 2 4 करते हैं। लेकिन मैंने जब ये कविता पढ़ी और उसमें बहुत से और भी संदर्भ आए हैं, तो हम लोगों को लगा कि नहीं, गणित का और साहित्य का भी संबंध हो सकता है। फिर हमने एक रुपया कविता भी लिखी है, जो कि बैंक से संबंधित थी, तो रुपया कविता भी। मतलब आपकी साहित्य में आपका प्रोफेशन बराबर दर्पण की तरह रहा। हाँ, अभी मैंने एक वैज्ञानिक पत्रिका निकलती है, उस वैज्ञानिक पत्रिका में भी मेरी विज्ञान के ऊपर 2 कविताएं थी। एक दर्पण के ऊपर लिखी थी, आपतन कोण परावर्तन कोण को है इसमें कविता, तो उसको भी उन्होंने छापा, उस कविता को भी छापा। शिवानंद जी, आमतौर पर झांसी के रचनाकारों से, मेरी बहुत सारे रचनाकारों से बातचीत होती है, उनका ये कहना है कि झांसी में रचनाकारों को उतना सम्मान नहीं मिलता जितना कि बाहर मिलता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? उसका कारण ये है कि बाहर क्या होता है कि जब हम अनजान जगह जाते हैं ना, तो वहाँ ये भेदभाव नहीं होता है, कौन वरिष्ठ है कौन कनिष्ठ है। झांसी में भेदभाव जैसा होता है। थोड़ा क्या होता है कि आप देखिए कि जब प्रोग्राम भी होते हैं ना, तो सूची बनाई जाती है, पता लगा बहुत खास व्यक्ति जो आपके साथ रोज उठता बैठता है, और पता लगा जब पेपर में निकलता तो इसका कार्यक्रम हो गया, बाहर के लोग भी आए थे और आपको बुलाया ही नहीं गया। ये स्थितियां बन जाती हैं, और उसका कारण जो भी है, तो वहाँ शिकार आप भी हुए? हाँ, होता है, कई बार हो जाता है। कई बार पता लगता है कि जो व्यक्ति आपके साथ रोज उठ रहा बैठ रहा है और कार्यक्रम में आपको पता ही नहीं है, तो फिर आपको ऐसे लोगों पे साहित्यकार जो होता है संवेदनशील तो होता है। तो हमारे जो यहाँ चेयरमैन थे, जो जिन्हें हमें गुरु भी मानते हैं, तो वो ये कहते थे कि संवेदना के बिना मन यंत्र है, देह में आरूढ़ संयंत्र है, देख कर किसी की आंख की अस्त मैं दर्द बंद था, खुदा की राह में मेरा पहला कदम था। यदि कभी संवेदनशील नहीं है और संवेदना नहीं है, वो केवल गुटबाजी में है, मैं समझता हूँ वास्तविक कभी नहीं हो सकता। वो केवल कवि मात्र या साहित्यकार का एक लेवल लगाए हुए है।
शादी विवाह रिंग सेरेमनी व जन्मदिन के लिए संपर्क करें राधे राधे रेजिडेंसी, बड़ा गांव तिराहा, छतरपुर रोड, मौरानीपुर, झांसी। और उस क्या मानते हैं ऐसे कवियों की संख्या बुंदेलखंड में भी पनप गई है? नहीं, उसका कारण ये रहा ना कि कुछ लोगों ने इसको तरह से वो बना लिया है कि पुस्तक छापना, लोगों को इकट्ठा कर लेना है, पर कुछ लोगों को दूसरी बार नहीं, मतलब कहने का अब क्योंकि लोग सभी साथी अपने लोग हैं तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए कहना उचित नहीं है, लेकिन ये तो आप भी इस क्षेत्र में हो रहा है, कई लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप भी पता लगा कि एक विद्यालय में कोई कार्यक्रम होता है, जब वहां का पदाधिकारी कोई बदल जाता है, परिस्थितियां बदल जाती है, ये उसमें यह नहीं है कि जैसे आपका जो एक स्तर है उस स्तर से आपको बुलाया जाए, वहां ये चयन सही होना चाहिए, ये चीज वहां पर कोई भी कार्यक्रम होता है, जो सूची बनती है तो कई बार ऐसे लोग भी रह जाते हैं जो बहुत वरिष्ठ हैं, मतलब हम लोग तो बहुत छोटे हैं, हम लोग तो बहुत अभी रिटायरमेंट के बाद शुरू किया लिखना, हम लोगों से कई ऐसे वरिष्ठ कवि हैं जिनको आप भी जानते हैं, नाम लेना उचित नहीं, लेकिन आज देखिए उनका साहित्य भी कहीं पता नहीं लग रहा, ना उनकी किताबें निकल रही है, ना उनके बारे में कोई सोच पा रहा है। अच्छा, उनसे भी मिलो तो वो भी मतलब उनकी जिंदगी गुजर गई है, तो अब वो विश्वास भी नहीं कर पाते हैं। यदि आप आए हैं जैसे अभी संस्था अपनी बुंदेली साहित्य संस्था, तो ये लोगों को विश्वास नहीं मिलता कि आप वास्तव में कुछ कर पाएंगे। ये तो बड़ा बेमिसाल आयोजन था जिससे कई डॉक्टर अजय शंकर पांडे जी और मैं समझता हूँ विचारिया जी की बहुत रही है, बहुत मेहनत, पूरी टीम उनकी लगी है। हम लोगों ने तो कहा, हम लोग का तो बहुत आयोजन में मैं भी फलीभूत हुआ, मेरी भी एक पुस्तक प्रकाशित हुई। बधाई आपको, मैंने पुस्तक देखी, आप मीटिंग हमारे साथ भी कई बार मिले हैं। शिवाजी जी, आपके आने वाले कल में और ऐसे क्या प्रोजेक्ट हैं जो लोगों को आश्चर्यचकित करने वाले हैं? देखिए, ऐसा है कि हाइकू एक विधा है जो जापानी विधा है, लोग कहते हैं जापानी विधा है, लेकिन वो वास्तव में भारत की विधा है। हुआ क्या, जब बौद्ध धर्म यहाँ आया तो लोग आपस में तपस्या टाइप की तपस्या करते थे, ध्यान में रहते थे, तो बहुत कम बोलते, जैसे हम SMS करते हैं ना, लेकिन शॉर्ट में। हाँ, लेकिन भारत की परिस्थिति ये रही कि अंग्रेजों का राज रहा, मुगलों ने आक्रमण किया, तो यहाँ के लोग अस्त व्यस्त होते रहे, तो ये लोग कहीं जापान चले गए, कहीं इंडोनेशिया चले गए, कहीं श्रीलंका चले गए। अब वही विधा लौट करके अब भारतवर्ष में आ गई, तो नाम हो गया जापान का, लेकिन विधा मतलब अपने देखा जाए भारतवर्ष की है। तो एक तो हम हाइकू में किताब में डालने के प्रयास कर रहे हैं, तो उसकी कुछ रचनाओं के अंश अब आप हमें अगर याद हो तो हमारे हाइकू मैंने कुछ लिखे हैं। हाइकू का जो विधान होता है वो 5-7-5 का होता है। अच्छा, 5-7-5 यानी 17 शब्दों में आपको पूरी बात। अच्छा, वो भी मैथमेटिक्स से जुड़ता है? नहीं, तो हर जगह आप देखिए दोहा भी लिखेंगे तो मैथमेटिक्स से, बिना गणित के तो साहित्य ही नहीं। लोग कहते हैं गणित तो साहित्य का संबंध नहीं है, लेकिन आप दोहे में यदि आपकी मात्राएं गलत है तो दोहा सोटा चौपाई जो कुछ भी आप लिखेंगे तो इसमें भी 5-7-5 का होता है। तो आप देखते हैं कि जीवन में लोगों की दो तरह की घटनाएं घटती हैं, खासकर कृषकों के लिए, या तो ये तबाही बाढ़ से आ जाती है या सूखे से आ जाती है। तो दोनों पक्षों पर मैंने कुछ लिखे हैं, तो उसका विषय है मची तबाही कैसी घड़ी आई भीषण बाढ़, इसमें पूरी बात हो जाएगी 5-7। अगला लिखा नदी के टापू फंसे भूखे बेहाल जी का जंजाल। तीसरा है नदी किनारे लहरों का तांडव जल प्लाव। इसमें आधे शब्द नहीं, मात्रा है और आधे शब्द नहीं बोले जाते हैं, और अर्थ पूरा। फटे बादल रोको जल का भेद शिव शंकर। वीर सैनिक बने हैं देवदूत जिंदा बचाने, बाढ़ में जाके उत्सव करते हैं। मतलब जल प्रकोप किसका ये दोष करें विचार, और हम प्रकृति के साथ जो हम खिलवाड़ कर रहे हैं उसका बढ़ाओ। नदियां जोड़ें प्रबंधन से रोकें जल भराव, नदियां जोड़ें प्रबंधन से रोकें जल भराव। ये हमारे कुछ हाइकू है, तो हमने अलग अलग विषय पर कई लिखे हैं। अभी जो ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में हमारा 4 हाइकू ने भेजे थे, तो उसमें भगवान राम के ऊपर भेजे थे। गांव की माटी चंदन सी महके, गांव की मतलब विविध उसमें है, गांव की माटी चंदन सी महके मन चहके, दूधिया जल रहट अवरल कुएं का जल, दूधिया जल रहट अवरल कुएं का जल। पेड़ लगाएं एक नहीं अनेक है कर्म नेक, पेड़ लगाएं एक नहीं अनेक है कर्म नेक। अगला है गोरों का काल रानी की तलवार करे संग्राम। जैसा कि मैंने कहा है कि कोई भी साहित्यकार यदि संवेदनाहीन है तो वास्तव में साहित्यकार नहीं हो सकता है। मैंने एक रचना लिखी, संवेदना उसका शीर्षक है। किसी की आंख के अस्त बंजर खेतों की सूखी मेड़, पलायन करते खेती है मजदूर, सड़क पर घायल अजनबी भीख मांगते नौनिहाल,
कचरे के डिब्बे से भोजन की आस में व्याकुल विक्षिप्त घायल बेटे के लिए रक्त की मांग करती पूरी माँ, प्रसव पीड़ा से व्याकुल समाज के भेड़ियों के पापों से निवृत्त होने को आतुर अभिशप्त महिला, वाहन से घायल मूक प्राणी, ऐसी व्यथा गीतकार लिखे नहीं, चित्रकार उकेरे नहीं, कथाकार कहे नहीं, समाचार छापे नहीं, तो समझो समाज की धड़कन बंद है, समाज की धड़कन बंद है। मानवता के लिए हृदय में स्पंदन नहीं, तो समझो हम धरा पर संवेदनाओं से सून मृत प्राणी हैं, जिन्हें प्रकृति बोझ होते हुए रो रही है, रोती रही है, रोती रहेगी। होटल काव्या, स्मार्ट रेजिडेंसी एंड मैरिज हाउस, सभी आधुनिक सुख सुविधाओं से पूर्णतः सुसज्जित, फुली एयर कंडीशन। शादी, पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी, सेमिनार आदि अवसरों के लिए संपर्क करें। होटल काव्या, स्मार्ट रेजिडेंसी एंड मैरिज हाउस, स्टेशन रोड, मौरानीपुर। शिवानी जी, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे बातों को, ऐसे मुद्दों को शेयर कीजिए जो लोग जानते ही नहीं। देखिए, पहला मुद्दा तो ये है कि गणित विषय की मनोरंजकता। गणित एक नीरस विषय है, इस पर मैंने कई जगह वार्ताएं की हैं, स्कूलों में श्रृंखलाएं चलाई हैं, उसमें 1.5 घंटे का लेक्चर रहता है। गणित एक सरल विषय, जैसे कि मैं बताऊं कि आपको 35 का स्क्वायर करना, एक मतलब उदाहरण दे रहा हूं, कई है, तो 35 का यदि वर्क करना है तो 35 का 35 आप बिना कागज को नहीं करना। लेकिन उसमें क्या है ट्रिक, यदि इकाई का अंक 5 है तो आप 25 लिख लें, और 3 का अंक 4 है अगला, तो 3 का 4 में गुणा करें तो 1225 आंसर होगा। अच्छा। यदि आपको 65 का निकालना है तो 25 आप लिख लीजिए, और 6 का अगला 7 होता है, 6 7 42, 4225 आंसर। इस तरह की जो ट्रिक्स होती है वो कंपटीशन में बड़ी लाभ है, बड़ी लाभदायक, बच्चों को बड़ा लाभ मिलता है। जैसे मान लीजिए 11 का स्क्वायर करना है तो 11 में एक 2 बार आया है, 2 बीच में लिख दीजिए, लेफ्ट साइड में कम करते हुए 1 तक जाए, राइट साइड में 121 आंसर होगा। 111 का करना है, 3 आप लिखिए, राइट में 2 1 लिखिए, लेफ्ट में 2 1 लिखिए, 1 2 3 2 1 आपका आंसर होगा। इस तरह 37 का 9 में मल्टीप्लाई करना है तो 37 में अभी आप 3 से लेकर 27 तक का मल्टीप्लाई करना है, कुछ सीमित भी होती है, तो उसमें आप 3 पार्ट बराबर कर दीजिए, 37 to 9, 9 के 3 पार्ट 3 आंसर होगा। शिवानी जी, आपने चूंकि आप बुंदेलखंडी हैं जैसा मैं समझता हूँ, तो कभी कुछ बुंदेलखंडी में लिखने का प्रयास किया? दिल्ली में भी हमारी बड्डे गुरु जो लघुकथा है वो हमारी उसमें छपी है, जो आपकी दमोह से पत्रिका निकलती है ना, आटा गांव से, उसमें मेरी लिखी है, और मैंने और भी लिखी है, जो आपको बता रहा हूँ। जैसे हमने वैसे बुंदेलखंड में, जैसे आप देखते हैं बुंदेलखंड की आर्थिक समस्याओं के ऊपर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जाते हैं, बहुत नदी तालाब। मैंने तो 2 लाइन लिखी थी कि सूख गई कुइयां, सूख गए खेत, सूख गई कुइयां, सूख गए खेत, चलो सखी अब दिल्ली छानवे रेत। तो यदि पलायन और पानी 2 समस्याएं लिख जाए तो बुंदेलखंड की सारी समस्या, ये 2 लाइन में मैंने जो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जाते हैं और मैंने लिखा है, तो मैं आपको अभी। शिवानी जी, बंजारा बिट्स एक एकेडमिक इंफॉर्मेशन देने वाला, जानकारी देने वाला चैनल है। ये मीडिया का एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो सोशल मीडिया को प्रतिनिधित्व करता है। मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को अपने तरीके से कोई संदेश दीजिए। देखिए, अभी तक जो भी चैनल हैं और उन चैनल पर जो भी इंटरव्यू लिए जाते हैं वो एक खास पैटर्न पे लिए जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ महसूस किया कि बंजारा बीट्स में जो आप ले रहे हैं, जो भी इंटरव्यू ले रहे हैं, वो एकदम ऐसा है कि व्यक्ति पहले से नहीं सोच सकता कि हमसे क्या पूछा जाएगा। व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारना ये आपका उद्देश्य है, और व्यक्ति ने जीवन, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बहुआयामी होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि एक कॉमन आदमी 3 डायमेंशन फिगर देख सकता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लेकिन वो ईश्वर है, उसकी जो डायमेंशन होती है एन होती है, एन डायमेंशन। जब आदमी 3 से एन की तरफ बढ़ने लगता है तो वो देवत्व को प्राप्त कर लेता है। तो जैसे राम का मैंने एक वो लिखा था कि राम का मैथमेटिकल मॉडल सक्सेस राम की सफलता का गणितीय मॉडल क्या है, मैंने उसमें ये लिखा है 3 डायमेंशन एन डायमेंशन की। तो आपके जो इंटरव्यू होता है, जिस व्यक्ति का आप इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके व्यक्तित्व में और निखार क्या आ सकता है भविष्य में, और पिछले उसके ऐसे कई गुण जो लोगों को पता ही नहीं है, वो उनके सामने लाने का प्रयास करते हैं। ये मैं समझता हूँ कि बड़े दिल वाला ही व्यक्ति कर सकता है, जिसके मन में ये है। कई बार आदमी को ये होता है कि मैं चैनल चला रहा हूँ, मेरे हिसाब से चले, लेकिन आप क्या है, अगले को स्वतंत्र कर देते हैं कि वो क्या कहना चाहता है, स्वतंत्र रूप से कहीं कोई बाध्यता नहीं है, कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि पहले से
पूछ लिया पहले जवाब अचानक प्रायोजित कुछ हाँ, नहीं है। प्रायोजित कुछ भी नहीं है। तो जो प्रश्न आप पूछते हैं वो हृदय से निकलता है, और हृदय से जब अचानक कोई प्रश्न पूछा जाए, अचानक जवाब निकले, तो सच्चाई निकलती है, मौलिक होता है। मौलिक होता है। और उस मौलिकता के लिए आप विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। और ये आप कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, जैसा कि आपने चर्चा में बताया कि समय कम है, काम ज्यादा है, तो ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसके मन में संवेदना है, जो दूसरे के प्रति सोचता है। हर व्यक्ति चाहे, जैसे आपने, मैं सोचता हूँ कितने इंटरव्यू कर लिए हैं, अभी कल 350 350 इंटरव्यू कर लिए हैं, तो आपके लिए 350 इंटरव्यू आप कितना टाइम होगा, तो इतना वो होगा, हमेशा के लिए अमर हो गए। लेकिन आज भी आपके मन में है कि कई ऐसे व्यक्ति थे जो छूट ना जाए, उनके लिए आप प्रयास कर रहे हैं। बंजारा बिट का प्रयास है कि जो नए लोग हैं कम से कम उनको तो प्रमोट किया ही है। हाँ, उनको प्रमोट कर रहे हैं, जो रचनाएं लोगों की उनको सुनवा रहे हैं, उन्होंने जो किताबें निकाली वो बता रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। अपने लिए तो सब कुछ सब करते हैं, दूसरों के लिए जो करे वो सबसे बड़ी बात है। तो ये थे नेहाल चंद्र शिवहरे जी, जो जिंदगी की गणित को अपने विषय गणित से जोड़कर लोगों को साहित्य गतिविधियों का ज्ञान करा रहे थे। शिवहरे जी, बंजारा बिट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।